आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ लड़कियों के लापता होने से जुड़ी हुई खबर से। यह खबर भागलपुर से है। नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक से 5 लड़कियों के लापता होने की खबर है। देर रात से ही ये सभी बच्चियां अपने घर से गायब हैं। बच्चियां आखिर कैसे लापता हुई, फिलहाल इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गायब बच्चियों में श्वेता कुमारी, पल्लवी कुमारी, सोनम कुमारी, गंगा कुमारी इनका नाम है। परिजनों ने प्रशासन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। सभी बच्चियों की उम्र 12 से लेकर के 14 साल के बीच बताई जा रही है। ये लड़कियां कहां गायब हो गईं, क्या इन्हें कोई लेकर गया है? ये देखिए, तेजस्वी, श्वेता, सोनम, गंगा और पल्लवी बताया जा रहा है ये 5 बच्चियां गायब हो गई हैं और इनकी उम्र लगभग एक समान ही है। बताया जा रहा है कि इन बच्चियों की उम्र 12 से लेकर के 14 साल के बीच की है। आखिर ये बच्चियां कहां गायब हो गईं, कौन इन्हें लेकर चला गया है, बच्चियां कैसे गायब हो गई हैं और एक साथ ये 5 बच्चियां जो हैं कैसे गायब हो गई हैं? क्या कोई इनको बहला फुसला कर ले गया है? ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन इन सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 10 बजे देखलिए नहीं, बच्चा नहीं ले ना 11 बजे था। मैं चौक पर घूमिए रहा है। एक आदमी बोला था कि इसे यही 20 मिनट पहले देखा था, पोंचो बौक रहा है रोड पर। अच्छा। तब खोजने लगे वो करने ऐसा। तो कहाँ पर देख लो, कौन गली में? वही चौक पर, लरंगा चौक। 9 बजे तक 10 बजे तक यहीं से खाना पीना सब खा के लेना पी लेना से। और बाद हमें सूती लोड़ी दिन रात आई लोड़ी तक। तो कितना बजे जानकारी मिला कि बच्ची नहीं घर में आपको? जानकारी 11 बजे मिलो से 10 बजे तक हमारे मम्मी के लिए 11 बजे बोला पका ले गए, फिर पका से कख नहीं उतर ले पका नहीं। कितना बच्चा गायब हुआ है? 5 गो। 5 सहेली है क्या? 5 दोस्ते है। हम लोग खेत से आए 10 बजा ना, तो हम लोग सो गए, तो बच्चा भी बगल में सो गया। तो फिर हम लोग को नींद लग गया। 5 बच्चा मिल के कैसे भाग गया हम लोग को पता नहीं है। तो आगे में वो झालमुड़ी बेचता है ना, तो वो गया जगने के लिए कि आपके यहाँ ढेरी बच्चा काहे आ रहा है। तब तक हम लोग को जगते जगते बच्चा सब गायब हो गया था। क्या लगता है आपको, कहाँ गया होगा? हमको तो लग रहा है कि सर कोई, हम लोग खेत में रहते हैं, कोई आदमी उसको कोई चीज़ का बहाना दिया हो, पैसा देंगे, ये देंगे, कुछ भी दे के बुला लिया 10 बजे रात में, कहीं लेके चला गया। अब देखिए, इस घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चियां कैसे गायब हो गईं और इन बच्चियों के गायब होने का आखिर सच क्या है। एक साथ कैसे गायब हो गई ये 5 बच्चियां, ये सवाल इस वक्त न्यूज़ 18 उठा रहा है। सवाल ये भी, क्या कोई बहला फुसला करके इन बच्चियों को लेकर गया है या फिर ये बच्चियां खुद निकली हैं? और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इन बच्चियों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है? एक साथ इतनी सारी बच्चियां, 5 बच्चियां आखिर कैसे गायब हो गई हैं? और एक ही गांव की ये बच्चियां हैं, आखिर कैसे ये बच्चियां गायब हुई हैं? और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागलपुर से। विकास, एक साथ इतनी सारी बच्चियों का गायब होना किस ओर इशारा कर रहा है? क्या आपकी परिजनों से बातचीत हुई है और इन बच्चियों की उम्र क्या है? क्योंकि फोटो में देखकर ये 12 साल से भी कम उम्र की लग रही हैं। कि रात में 10 बजे तक बच्चियों का पता है, बच्चियों से उनकी बात हुई है, मुलाकात हुई है। 10 बजे के बाद फिर बच्चियों से किसी परिजन की मुलाकात नहीं हुई और फिर सुबह में कोई भी बच्ची जब आपस में नहीं मिल रही थी, खोजबीन की गई, तो उसके बाद मामले का पता चला कि एक साथ ये 5 बच्चियां एक ही मोहल्ले की, पड़ोस की रहने वाली हैं, ये गायब हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्ची कक्षा 5 से 6 की हैं और सबकी तकरीबन उम्र जो है 12 साल और 14 साल के बीच बताया जा रहा है, जैसा कि परिजनों का कहना है। अब सवाल इसमें यह है कि आखिर ये बच्चियां कहाँ गई हैं? परिजनों को कुछ पता नहीं है। परिजन कुछ भी बताने से और विकास, क्या इनकी एज 12 से 14 साल के बीच की है या उससे भी छोटी हैं ये बच्चियां? उससे छोटी हैं। जो तस्वीर सामने आई है उससे देखने से लग रहा है कि उम्र जो है उससे भी कम है। और परिजन बता रहे हैं कि ये 12 से 14 साल उम्र परिजन बता रहे हैं, लेकिन देखने से तस्वीर जो सामने आई है उससे ये 12 साल से कम दिख रही हैं। और विकास, क्या ये बच्चियां आपस में सहेली थी, एक दूसरे को जानती थी?
हाँ, परिजन का कहना है कि ये पांचों लड़कियां जो है आपस में सहेली थी और अक्सर एक साथ रहा करती थी। ये हैं तो पड़ोसी, लेकिन अक्सर इनका रहना, खेलना, खाना पीना एक साथ ही हुआ करता था और एक साथ ही ये पांचों बच्चियां गायब हुई हैं। और क्या कहना है परिवार वालों का? परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि कोई इसे लोभ देकर, किसी चीज का लोभ देकर, बहला फुसलाकर लेकर यहाँ मोहल्ले से बाहर गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में भागलपुर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से टीम का गठन किया जा रहा है और इसमें जो है मानव तस्करी और अपहरण दोनों बिंदुओं पर पुलिस अब जांच करने में जुटी हुई है। और क्या ये बच्चियां सोशल मीडिया यूज कर रही थी? क्योंकि एक फोटो दिखा रही हैं, उसमें वो स्नैपचैट की, वो मुझे लग रहा है कि फोटो है। इसमें से एक लड़की जो है वो स्नैपचैट सोशल मीडिया यूज करती थी और बाकी सब किसी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, बट उसमें एक लड़की है वो पल्लवी, वो सोशल मीडिया यूज कर रही थी पिछले कुछ महीनों से। और इसकी क्या उम्र रही होगी विकास? पल्लवी की उम्र 14 साल बताया जा रहा है। और ये मामला क्या प्रशासन के संज्ञान में है? हाँ, मामला जैसे ही है तो परिजन जो है थाने पहुंचे, उसके बाद फिर मामला वरीय पदाधिकारी तक पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच आगे बढ़ा दी है और भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सूचना देने वालों को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषणा किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विकास। तो ये देखिए 5 बच्चियां हैं भागलपुर से जो गायब हो गई हैं और पांचों सहेली हैं, एक दूसरे को जानती हैं, जिनका नाम तेजस्वी, श्वेता, सोनम, गंगा और पल्लवी बताया जा रहा है। इनमें से एक पल्लवी जो सोशल मीडिया भी यूज करती थी, बाकी बच्चियां और छोटी हैं इस उम्र से। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए बिहार में अब हर दिन अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पिछले 5 दिन में 5 एनकाउंटर के बाद अब अपराधी दहशत में हैं और आज एक बार फिर किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कार्रवाई के दौरान अपराधी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी पवन उर्फ चिंटू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों के नाम इंस्पेक्टर मुश्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार हैं। देखिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी फरीम गोड़ा के पास ये जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया। घायल अपराधी पवन कटिहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ किशनगंज में भी 2 मामले दर्ज हैं। कई अन्य जिले में भी ये अपराधी मोस्ट वांटेड है। पुलिस को घटनास्थल से बिना नंबर की बाइक भी मिली है, पिस्टल के खोखे भी मिले हैं। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये पिस्टल और यहां से बाइक जो बरामद की गई उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए और उस वक्त की तस्वीर जब पुलिस ने एनकाउंटर करने के बाद हिरासत में लिया अपराधी को और एनकाउंटर के बाद अब गिरोह की ओर तलाश तेज कर दी गई है। तो बिहार में अब अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पिछले 1 महीने में 11 काउंटर हो चुके हैं, जिसमें 3 अपराधी ढेर हो गए हैं, जबकि 8 से ज्यादा घायल हुए हैं। कई अपराधी घायल हुए हैं। हालांकि एनकाउंटर के दौरान कई जवानों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं। ये कुछ आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि आखिर कब, कहां, किस डेट पर और कौन सा अपराधी ढेर हुआ था, आखिर मामला क्या था। ये 22 अप्रैल पटना में देखिए दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया जाता है 20 लाख का जेवर लूटकांड मामले में। ये सब देखिए यहां पर कब, कहां, क्या, क्यों, ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि अपराधियों का एनकाउंटर क्यों हो रहा है। 22 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल की देखिए नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई थी। अनिल मिस्त्री हत्याकांड का ये आरोपी था। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 29 अप्रैल को भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर हुआ था सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ मामले में। अब देखिए 30 अप्रैल की बात करते हैं। सिवान का यह मामला है जहां पर अपराधी छोटू यादव ढेर हुआ था बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के मामले में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको 3 मई की बात बताते हैं। यहां पर सिवान में अपराधी सोनू यादव को ढेर किया गया था। यह भी बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग के मामले में ही अपराधी था। और इसके बाद 13 मई को देखिए बिहटा का एक मामला है जहां पर शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया जमीन कारोबारी के हत्या के मामले में। अब देखिए 18 मई की बात कर लेते हैं। यहां पर भी सिवान का ही यह मामला है जहां पर अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई और क्यों मारी गई, चूंकि मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का यह आरोपी।
अब देखिए 18 मई की ही एक और बात कर लेते हैं पटना की। ये सिवान की हमने आपको बताया, अब ये पटना की। यहां पर अपराधी संदीप उर्फ बादल, इसका नाम बादल भी है, जिसको एनकाउंटर किया गया और शिक्षक को गोली मारने का इस पर आरोप है। अब आपको बताते हैं 19 मई की बात। यहां पर पटना में अपराधी नीतीश कुमार के पैर में गोली मारी गई। कैश वैन से 27 लाख लूट का यह मामला है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनकाउंटर के आंकड़े जो है इसी तरीके से बढ़ते गए। फिर 20 मई की भी यहां पर आपको दिखाते हैं ये आंकड़ा। ये समस्तीपुर का मामला है, अपराधी प्रिंस खान के पैर में गोली लगी, कई लूटकांड का ये आरोपी है। फिर 21 मई की आप देखेंगे तो किशनगंज में ये मामला, किशनगंज में एनकाउंटर किया गया। पवन कुमार उर्फ चिंटू जो है वो घायल होता है। हत्या, लूट जैसे कई मामलों में ये आरोपी है। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अपराधियों पर कहर बनकर के पुलिस टूटी है और 1 महीने में 11 एनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं। यानी कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने में जुटी हुई है और अपराधियों की अब खैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो चूंकि बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस की सख्ती और ताबड़तोड़ हो चुके हैं, तो यानी कि एनकाउंटर पर अब इसी मामले को लेकर एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठाने लग रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि खास जाति के अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जवाब दिया है। नीरज कुमार ने हाल के दिनों में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का नाम गिनाते हुए पूछा, क्या ये सभी एक ही जाति के थे? नीरज कुमार ने कहा, अगर पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस उन्हें करारा जवाब देगी। यादव जी एक जाति को अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं कि अपराध ही उसका राजनीतिक संस्कृति है, आपराधिक संस्कृति है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। हाँ, एक बिरादरी है इनका, अगर ब्लड टेस्ट करिएगा तो ये अपराधी है सब। तो अपराधी का तो इनकाउंटर होगा ही। अगर गलत करिएगा, पुलिस बल पर हमला करिएगा, जिस पुलिस बल में हमारी बेटी है, तो बेटियों पर हमला हम बर्दाश्त करेंगे? तो स्वाभाविक है इनकाउंटर हम लीगल के पक्षधर हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस बल पर हमला करेगा, हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से हमला होगा। भूमि एवं राजस्व विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद निपटाने के लिए बड़ी पहल, सरकार ने विशेष सेल का गठन किया है। ईओयू के अधीन विशेष सेल का गठन हुआ है। विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में नकेल कसी जाएगी। तो देखिए, भूमि और राजस्व विभाग से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद निपटाने के लिए बड़ी पहल हुई है। जमीन विवाद काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, तो इसी को निपटाने के लिए सरकार ने अब खासतौर पर पहल की है और एक विशेष सेल का गठन किया है और ये जो सेल है वो ईओयू के अधीन काम करेगा। तो विशेष सेल का गठन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पर नकेल कसने के लिए। हमने कल निगरानी विभाग का, जो हमारे राजस्व विभाग का निगरानी विभाग है, उसका मैंने समीक्षा किया। मैंने देखा कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से किसी का जो है जांच अटका हुआ है, किसी का रिपोर्ट आना बाकी है और वो आराम से निलंबित होकर के घर में जो है और सिर्फ जो है बैठ करके और आने वाले समय में बाद में कोर्ट में भी जीत करके वो पूरा पैसा ले लेगा। कल हमने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, संचालन अधिकारी हमारे एडिशनल कलेक्टर होते हैं, उनको अंतिम चेतावनी दिया जाए, पत्र दिया जाए कि अगर आप संचालन समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर जमा नहीं करते हैं, ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी हैं जिन पर जांच लंबित है और हमारे जिला के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, उनका रिपोर्ट जांच प्रतिवेदन भेजने में देर कर रहे हैं। हम अंतिम पत्र दिए हैं कि जांच करने वाले अधिकारी आप अनियमितता के ऊपर तुरंत जांच का रिपोर्ट करें और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दिया जा सके, नहीं तो फिर जांच करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के लिए मैं सामान्य प्रशासन विभाग को लिखूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जमीन विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने विशेष सेल के गठन करने की बात कही है, लेकिन ये सेल किस तरीके से काम करेगा, क्या इसको लेकर तैयारियां हैं सरकार की? एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये जमीनी विवाद नहीं बल्कि जो भूमि एवं राजस्व विभाग में
भ्रष्टाचार जो है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मकरजाल की तरह भ्रष्टाचार जो है वो अपनी पांव पसार चुका है। तो उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ईओयू के अधीन एक जो है सेल का गठन किया गया है और भूमि एवं राजस्व विभाग ने इस सेल का गठन किया है। खुद दिलीप जायसवाल हैं मंत्री, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक यह सेल ईओयू के अधीन काम करेगा और इसमें डीएसपी से लेकर के एएसआई तक की जो है वो पदोन्नति की गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है इस सेल को कि भूमि एवं राजस्व विभाग जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मकरजाल जहाँ पे पांव पसार चुका है उस पे नकेल कसना है। तो ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं उनको चिन्हित करना होगा। इस सेल के में जो पदस्थापित अधिकारी होंगे उनको चिन्हित कर करके उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जानी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित कर रखा है तो उस संपत्ति को जब्त करने का वही कार्रवाई जो है वो ईओयू की ये स्पेशल सेल करेगी। तो यह सेल जो है उसको लेकर के आदेश जो है वो निर्मित हो चुके हैं और जल्द ही यह सेल अपना काम करना शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह पहला विभाग है जिसने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ईओयू को जो है पत्र लिखा और ईओयू ने उस पत्र का अनुपालन करते हुए एक सेल का गठन कर दिया है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सरकार जो सम्राट चौधरी की सरकार है वो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, हमेशा उनका ये कहना है कि किसी विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने नहीं दिया जाएगा, पर्याप्त जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएगी। तो उसमें एक कदम जो है दिलीप जायसवाल ने आगे बढ़ा दिया और ईओयू को पत्र लिख करके एक सेल का गठन करवा लिया है और अब यह सेल जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ भूमि एवं राजस्व से जुड़े जो मामले हैं जहां पे गड़बड़ियां हो रही है उसको भी बेहतर तरीके से टैकल करने का काम, उसको बेहतर तरीके से समन्वय बैठा करके जो पीड़ित हैं लाभुक जो है उनको राहत पहुंचाने का काम ये भूमि एवं राजस्व विभाग के जो दूसरे विंग है वो काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि भूमि एवं राजस्व जो भ्रष्टाचार की काली कोठरी कही जाती थी उसे अब साफ करने का जिम्मा जो है ईओयू के इस सेल को दिया गया है। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर पटना से, जहां कादिरगंज थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण की कोशिश और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन ले जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण जुट गए, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। अब देखिए, इस वायरल वीडियो के बाद इलाके में दहशत का भी माहौल है। मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर पहले से भी यहां पर दरअसल ये मामला चल रहा था और आरोपियों ने पहले भी मारपीट और रंगदारी मांगने की धमकी दी थी। एफआईआर में जान से मारने की नीयत से अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की गई है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में ससुराल वालों पर पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में एक बड़ा अपडेट है। गंभीर रूप से झुलसी 71 वर्षीय नीलम अग्रवाल और घटना को अंजाम देने वाले सनकी पति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी और उसके 2 बेटे का अस्पताल के आईसीयू में इलाज जारी है। तीनों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको, प्रिया उर्फ मोनी के ससुर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बीते बुधवार को ही अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। दिल दहला देने वाली इस घटना में आरोपी समेत अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये क्या है? बढ़ते खबरों में आगे भागलपुर से खबर है, जहां पर गंगा नदी में नाव से एक युवक गंगा नदी में गिर गया। हालांकि नाविक का दावा यह है कि उसने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई। इस घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम 4 मोटर बोट के साथ में गंगा नदी में युवक की तलाश कर रही है। एक युवक जो है गंगा नदी में जो है नाव से गिर गया है। तो वहीं नाविक का कहना है कि गिरा नहीं है, वो कूदा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम गोताखोर के साथ जो है लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है। लगातार डाइविंग कर गोताखोर जो है नदी के नीचे जा रहे हैं और युवक की तलाश में लगातार सुबह से ही जुटे हुए हैं। तो बीच में बैठा था नाव पर से कूद गया। जब किनारे के बाद बोलना भूल गए। किनारे में जैसे नाव ठेले ना तो दूसरा नाव पे था। नाव पर से वो हमारे नाव पे आया ना तो एक आदमी बोल रहा है कि क्यों आ रहा है, मरना है क्या? नाव जब ठेल रहा है तो वो क्या बोला कि हाँ मरना है। ये बोलकर ऐसे इधर बीच में जो आए ना, बीच में से वो बैठा था, बैठ खड़ा जैसे हुआ तो वो आके कूद गया नाव पर से। टीम यहीं पर मौजूद थी और तुरंत आई और उससे खोज
जारी किया है। मतलब ये अनहोनी जानबूझ के किया गया है। जैसा नाविक बता रहा है कि वो उस नाव पे पहले से सवार नहीं था, नाव खुलते वक्त उसके नाव पे आया, उसको जब बोला गया तो बोला हाँ मुझे मरना है, और जैसे ही नाव बीच नदी में आई और अचानक उसने कूद लगा दिया। खोज रहे हैं सर अभी तक? हाँ सर, एसडीआरएफ लगातार खोज रही। डीप डाइविंग एक सिलेंडर खाली हो गया है, दूसरा सिलेंडर लेके दोबारा डीप डाइवर लगा हुआ है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम जो है गंगा में जो है युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो है युवक नहीं मिल पाया है। वहीं गोताखोर जो है लगातार गंगा में छलांग मारकर जो है उसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एसडीआरएफ को अभी तक सफलता नहीं हाथ लगी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 2 महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर और दूसरी बैठक बाढ़ से पहले की तैयारी को लेकर। देखिए, इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सहित कई विभाग के मंत्री शामिल हैं। श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में लोग सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर तक पैदल जाते हैं। इस दौरान बिहार के हिस्से में जो तैयारी की जानी है उसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही मानसून के पहले बाढ़ के लिए जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग की तरफ से तैयारी की जाती है, उसकी समीक्षा की जा रही है कि बाढ़ से आखिर बिहार को कैसे निपटना है, लोगों को बाढ़ में परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ और ज्यादा बेहतर उपाय किए जा सकते हैं, इसको लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बड़ी खबर नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के कैला गांव से ये खबर है। देखिए, मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की बीमार होने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ने ये बताया है कि ये बच्चे एमडीएम खाने से नहीं बल्कि लू लगने से बीमार हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि एमडीएम के भोजन के नाम पर अफवाह ना फैलाएं, गलत इलाज होने पर जान भी जा सकती है। लू से बचाव की अपील भी की गई है। गर्मी के वजह से हो रहा है, एमडीएम का खाने के से तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा एक स्पष्ट बच्चे को या माता पिता को कहना है कि वो अपने बच्चे को फ्रेश खाना खिलाए, बासी खाना नहीं खिलाए, और बच्चे को सुबह शाम स्नान जरूर कराएं और उसको खुले जगह में ही सोने दें, धूप में नहीं निकलने दें। बच्चे को पैनिक नहीं करें कि एमडीएम मिल में कुछ गोली मिला था जिसके चलते ये दिक्कत हो रही है, उसके चलते बच्चे पैनिक मोड में आ रहे हैं। अब देखिए, गोपालगंज में लू चल रही है। तापमान 40 डिग्री से भी पार हो चुका है। सूरज की तपिश का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। जहां सदर अस्पताल के ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचे हुए हैं। हीट वेव, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज के मरीजों से सदर अस्पताल भरा हुआ है। ऑनलाइन नंबर लगाकर डॉक्टर से चेकअप कराने में 3 से 4 घंटे लग जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों से जरूरी होने पर ही केवल घर से बाहर निकलें, इसकी अपील कर रहे हैं। अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करने की भी अपील की जा रही है। गोपालगंज के मॉडर्न सदर अस्पताल के ओपीडी विभाग का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में कभी बारिश तो कभी तेज धूप, इस वजह से लोग तेजी से बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। खासकर डायरिया, वोमिटिंग और एलर्जी के शिकार होकर इस वक्त बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में पहुंचे हुए हैं। ओपीडी के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो मरीज हैं वो इस वक्त इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुँचे हुए हैं। ठीक इस साइड में भी आपको हम दिखाएंगे जहाँ पर आभा ऐप के जरिए ऑनलाइन नंबर लगाने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। इस तरह से इस कड़ी धूप में जो मरीज हैं वो परेशान है। इनसे ही बात करते हैं। आप लोग का नंबर लग गया डॉक्टर, पर्ची लग गया? लग गया। कितने घंटे का इंतजार करना पड़ा? तो लगा आधा घंटा लगा है। काफी समय लग जा रहा है, परेशानी हो रही है ना? क्या नाम है आपका? तब्बू खातून। क्या इलाज कराने आते हैं? पैर में दर्द है। तो ये तमाम मरीज है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आभा जो ऐप है एप्लीकेशन, उसके जरिए ऑनलाइन नंबर लगानी पड़ रही है। खासकर वैसे मरीज जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा, चूँकि गर्मी का मौसम है और टीन शेड के नीचे इन मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ पर जो काउंटर बनाए गए हैं ऑनलाइन नंबर के वो काफ़ी कम, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। नंबर लगाने में भी परेशानी हो रही है? परेशानी हो ही रही है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये है कि लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऑनलाइन करने का किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, उसके लिए परेशान होना पड़ता है। बुजुर्ग मरीजों की अधिक परेशानी है? हाँ, बुजुर्ग का अधिक परेशानी है, बच्चे वाले को भी परेशानी है।
जो छोटे गोदी में लेके लाइन में खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन तिवारी। तो ये जो मरीज है वो लगातार परेशान है क्योंकि ऑनलाइन नंबर लगाने की जो कवायद है उससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि बिहार सरकार ने डाटाबेस तैयार करने के लिए मरीजों की जो सुविधा है वो बढ़ाने के लिए ऑनलाइन नंबर लगाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन जिस तरह से मरीज यहाँ परेशान है, कड़ी धूप में शेड के नीचे उन्हें रहने के लिए विवश किया गया, उससे परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं इस मौसम में डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों से विशेष तौर पर धूप से बचने के लिए अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।